नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश। दोस्तों, मैंने जो है अपने टाइटल में कुछ इस प्रकार से चेंज किया है क्योंकि दोस्तों की मांग है, इसलिए जो है हम अपने गांव की टाइटल जो है अपने टाइटल के साथ जोड़ना चाहेंगे। तो कुछ लोग यह कहना भी था कि भाई हमारे मित्र वगैरह भी कहे कि भाई वहाँ पर जो है अगर राजेश बैजलपुरी किया जाए तो कैसा लगेगा। हमने कहा भाई आपका जैसी इच्छा है, चलिए ठीक है। फिलहाल आज हम जो है वैदिक काल की चर्चा हम कर रहे थे। वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार की हम चर्चा किए थे और वैदिक काल के बारे में हमने भौगोलिक विस्तार का भी वर्णन किया, कहाँ से कहाँ तक लोग यानी आर्य लोग भारत आए और आर्य जो आए वो कई टुकड़ों में आए, इसकी भी चर्चा हमने की थी। और जो आर्य थे वो कई कबीलों में बटे हुए थे। उन्हीं कबीलों में से जो पहले आए वो यहाँ के दास के रूप में कहे गए, यानी यहाँ एज ए अनार्य के रूप में भी देखा गया। जैसे हम अगर बात करें कि जो विश्वामित्र और सुदास यानी वशिष्ठ के बीच में जो दशराग युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में देखेंगे पंचजन और उसके बाद 5 अन्य जनजातियां भी जो है उनके साथ युद्ध में भाग ली थी। बात युद्ध जो होती है वशिष्ठ और विश्वामित्र जो दोनों गुरु थे, दोनों भागों के, जो दशराग युद्ध हुआ उस युद्ध का कारण क्या था? उस युद्ध का सबसे बड़ा कारण यह था कि विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को वहां गुरुपद की पदवी दी गई थी, यानी पुरोहित की पदवी दी गई थी, जिससे विश्वामित्र नाराज होकर जो है वो 10 राजाओं यानी 10 कबीले को एक साथ मिलाया और जो है युद्ध किया। दूसरा कारण यह था कि जो रावी नदी का जल था, उस रावी नदी के जल के बंटवारे की भी विवाद यहाँ हो रही थी। चलिए आइए, हमने ऋग्वैदिक काल के पूरे भाग को देखा कि ऋग्वैदिक काल में क्या क्या बातें थी। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को यहाँ से हम जो है थोड़ा सा तुलनात्मक विचारधारा को यहाँ पर विचार करेंगे कि राजनीतिक जीवन क्या था। लेकिन उसके पहले उत्तर वैदिक काल की जो टर्मोलॉजी है, उत्तर वैदिक काल की जो परिवर्तन है, कैसे ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में जो है टर्म होता है या कैसे वहां पर जो है परिवर्तन आता है, थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है आगे हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं वैदिक काल। वैदिक काल में जो है हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, यहां देखिए उत्तर वैदिक काल की जो चर्चा है उसमें जो है परिवर्तन क्या आता है। तो सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि अभी हम देखें तो वैदिक काल के यानी ऋग्वैदिक काल के जो राजा थे, राजाओं के द्वारा एक दूसरे पर विजय करते थे, यानी वहां पर कोई इस प्रकार का आनुवंशिक राजा थे लेकिन वो कबीलाई राजा थे। वहां पर कबीले के रूप में जो है वे भारत में आए थे। अभी इनका अस्थायी निवास नहीं था जैसा कि ऋग्वैदिक काल में होता है। लेकिन यहाँ पर क्या परिवर्तन होता है कि यहाँ के राजा जो है ये जो क्या कहते हैं कबीलाई जो राजा थे वो उत्तर वैदिक काल में आते आते, अर्थात यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहेंगे कि 1000 से जो इसका समय है 1000 से 600 BC तक, यानी जब 1000 में पर आते हैं, यानी हमने इसकी चर्चा की थी, नक्शे में भी चर्चा की थी कि जब ये क्या कहते हैं कि ब्रह्मवर्त क्षेत्र से मध्य देश की तरफ अग्रसर होते हैं या ब्रह्मर्ष देश की तरफ अग्रसर होते हैं तो कई परिवर्तन आने लगते हैं। और जब वो परिवर्तन आते हैं तो इसका मतलब है आर्य जो है इन क्षेत्रों में यानी गंगा यमुना के द्वार को क्षेत्रों को पार करते हुए गंडक और कोसी नदियों के बीच में जो है आना शुरू होते हैं। यहीं पर आपको जो है आगे चलकर जो है एक बात और भी सामने आती है, वह 1000 ईसा पूर्व की बात है। वह 1000 ईसा पूर्व में जो है सबसे बड़ी बात जो है वह है लोहे का आविष्कार। इस समय तक यानी
यहाँ तक आते आते लोहे का जब आविष्कार हो जाता है तो लोहे के आविष्कार से होता क्या है कि जो राजा थे वो आगे बढ़े और उनके साथ जो सैनिक थे वो भी आगे बढ़े, तो वो एक जन को दूसरे जन को जीतते हुए आगे बढ़े। यानी ये जो जन छोटे छोटे जन में विभक्त था, जो कबीलाई कबीलाई क्षेत्रों में जो विभक्त था वो धीरे धीरे कहाँ परिवर्तन हुआ, वो जनों में परिवर्तन हुआ और जन से आगे चलकर जो उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे जनपद के रूप में सामने आने लगे। जैसा कि हम आगे चलकर 6वीं शताब्दी या 600 BC में पढ़ेंगे कि वहां पर जो है जनपदों का जो उदय होता है, तो वो उदय कि हम वहां पर जो है आगे चलकर उसकी जो है चर्चा करेंगे। और इसके लेकिन और भी क्या बात है, लोहे की खोज हुई यहाँ पर, जंगलों को काटकर जो है क्षेत्र का विकास, यानी जो जन के राजा हुए वो जनपद को जीतना शुरू किए, यानी छोटे छोटे जनपद जो है सामने दिखना शुरू किए, छोटे छोटे जनपद जो है सामने दिखना शुरू किए। जैसे यहाँ पर एक जनपद, यहाँ पर एक जनपद, इस प्रकार के जो जनपद थे, ये जनपद में जो राजा हुए वो राजा जो है पहले तो एक दूसरे से जो है एक दूसरे के बीच में जो युद्ध हुए वो इन क्षेत्रों को जो है जीतने के लिए किए। और ये क्षेत्र जब जंगल में जब लोहे का आविष्कार होता है तो जंगल को साफ करना था, तो ये लोग क्या करते थे, आगे बढ़ते थे और आगे बढ़ते चले जाते थे और जिन क्षेत्रों को ये साफ करते थे उन क्षेत्रों को धीरे धीरे जो है अपने कब्जे में जो है ले लेते थे। तो यहाँ पर दो बातें समझ में आती है। एक बात ये है कि लोहे का आविष्कार से जंगलों को साफ करना, दूसरी बात है कि एक जनपद का राजा दूसरे जनपद पर जो है आक्रमण करके उन क्षेत्रों को अपने अधीन कर लेता था। वहीं पर अगर हम बात करें शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की जो कहानी है, विदेह माधव और गौतम राहुगण का जो उल्लेख मिलता है, उसमें होता क्या है कि वहाँ एक उत्तर वैदिक काल में जो है गंगा सरस्वती नदी, यानी सरस्वती अर्थात घग्गर अर्थात राजस्थान में जो है एक नदी है, यहाँ से सरस्वती नदी निकलती है और यहीं से जो है विदेह माधव राहु का जो है राहुगण वैश्वानर अग्नि का उल्लेख मिलता है। यहीं पर आपको देखेंगे ये राजस्थान है, राजस्थान में सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी की चर्चा करते हैं। तो सरस्वती नदी जैसे आगे मतलब बढ़ती हुई आगे बढ़ती है तो आगे चलकर जो है वहां पर सदा नीरा और गंडक की बात आती है। तो यहाँ पर जो वैश्वानर अग्नि जो मुंह में धारण करते हुए वैश्वानर अग्नि को मुंह में धारण किए हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी इसका जो है रिलेशन किससे किया गया कि उत्तर वैदिक काल में जो आर्य थे वो पहले कहाँ थे, वो जो है सरस्वती नदी के किनारे तक, यानी सप्त सैंधव क्षेत्र तो थे ही, ब्रह्मवर्त का क्षेत्र था ही, सप्त सैंधव का क्षेत्र था ही, वहां तक ऋग्वैदिक काल तक पूरी तरह से और मथुरा तक पूरी तरह से ये काबिज थे। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं और ये आकर जो है जहां पर कहां तक बढ़े थे वो जो है बढ़ते हैं गंडक और सदा नीरा, यानी गंडक और सदा नीरा जो है तक जो है आकर वहीं पर ये आर्य लोग जो है रुक जाते हैं। एक चीज, दूसरी चीज हमने ये भी चर्चा की थी कि विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के उत्तर तथा हिमालय पर्वत के जो है दक्षिण, ये दोनों जो क्षेत्र थे इनके बीच का जो क्षेत्र आता है वो उत्तर वैदिक काल का क्षेत्र आता है, यानी आर्य यहाँ तक जो है आकर पहुंचे। तो वैश्वानर की अगर हम अग्नि की बात करें तो विदेह माधव में ये उल्लेख, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि वैश्वानर जो है आगे बढ़ते हुए आगे चला जाता है और अग्नि मुंह में जैसे घी का नाम लिया जाता है वैसे अग्नि जो है मुंह से निकलकर जमीन, यानी यहाँ को जलाते हुए अग्नि जो है, अग्नि जैसे आगे बढ़ती है तो ये जंगलों को जलाते हुए और आगे बढ़ती है और जाकर जो है गंडक और सदा नीरा में यहाँ पर जैसे ही पहुँचती है, यानी जैसे ही मुंह से किसी ने जो है घी का नाम ले लेता है उसी तरह वैसे ही जो घी जो है वहाँ गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? इस गंडक और सदा नीरा में। सदा नीरा और गंडक
यानी यहाँ पर जैसे मुख से अग्नि गिरती है और अग्नि जो है आगे जो है सदा नीरा को पार नहीं कर पाती है और उसे जला नहीं पाती है। तो ऐसी स्थितियों में होता क्या है कि जो है जब जला नहीं पाती है तो वहीं पर जो है आर्य लोग जो है रुक जाते हैं। तो यहाँ जो रिलेशन की बात आती है, यानी सदा नीरा वैश्वानर अग्नि की जो बात आती है जिसको सतपथ ब्राह्मण में उल्लेख किया गया, तो प्रश्न यहाँ पूछा जाता है कि विदेत माधव का जो है और राहुगण गौतम राहुगण का उल्लेख किस जो है ग्रंथ में मिलता है। तो वहां पर आप बताएंगे कि वह जो है सतपथ ब्राह्मण में जो है इसका उल्लेख मिलता है। यानी इसका वो उल्लेख है विदेत माधव और विदेत माधव और गौतम रावगण, यानी गौतम रावगण और विदेत माधव की जो चर्चा होती है किसमें होती है, सतपथ ब्राह्मण में होती है। तो वहीं पर जो है मतलब यहाँ पर आते आते अच्छा सतपथ ब्राह्मण में ही एक और बात उल्लेख मिलता है, वह उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर यानी नर्मदा इसी को हम रेवा नदी भी कहते हैं। हमने अभी चर्चा की कि यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने विंध्याचल पर्वत की मैंने बात किया था। तो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में जो है ये सतपुड़ा है, यहाँ पर ये सतपुड़ा पर्वत के बीच में जो है नर्मदा नदी बहती है। तो कहने का क्या मतलब है कि यहाँ जो सतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है किस दक्षिण तक, यानी हिमालय के दक्षिण तक विंध्याचल पर्वत के पास नर्मदा नदी के तट तक आर्य लोग फैले हुए थे। नर्मदा नदी, यहाँ नर्मदा नदी और ये रेवा नदी के नाम से भी जाने जाते हैं। और क्या उल्लेख है सतपथ ब्राह्मण में? सतपथ ब्राह्मण में जो है सदा नीरा और गंडक नदियों का जो है उल्लेख मिलता है। सदा नीरा, नर्मदा नदी और सदा नीरा और गंडक नदियों का जो है तो उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि जो है उत्तर वैदिक काल में जो आर्य थे वो जो है धीरे धीरे जो है जन में परिवर्तित होते गए और जो जन वैदिक काल में थे वो जो है जन से जनपद में परिवर्तन हुए और जो लोहे के आविष्कार से जो है ये धीरे धीरे आगे बढ़े जिसका तादाद में जो है वैश्वानर अग्नि की बात की जाती है। और ये जो है सदा नीरा और गंडक के पास पहुंचते हैं। मुख से घी का नाम लेने पर घी अग्नि जो है मुंह से निकल जाती है और जमीन पर गिर जाती है और वहां पर सदा नीरा जल को जो है वो जला नहीं पाती है। इससे ये लगता है कि ये जो है आर्य लोग जो है वहीं तक जो है जाकर सीमित हो गए। तो इस प्रकार से उत्तर वैदिक काल में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आता है वो इसी प्रकार से है। और क्या बातें आती है उत्तर वैदिक काल में, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसको आप लोग नोट भी करते चलेंगे क्योंकि इससे जो है आपको यहाँ से कई प्रश्न जो है आपके बनते हैं कि वैश्वानर अग्नि की बात कहाँ की गई है, रेवा नर्मदा नदी आदि की बात कहाँ की गई है, एक चीज। और दूसरी चीज है यहाँ अथर्ववेद में जो है अथर्ववेद में जो है आपको अंग जनपद का भी उल्लेख मिलता है। अंग और मगध जनपद का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम इस बात की चर्चा करें तो यहाँ पर जब जैसे जैसे हम लोग जो है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने देखा कि ऋग्वैदिक काल के लोग जो थे वो पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों में जो है विद्यमान थे। यानी हमने जो है उसकी चर्चा की थी कि हिंदुकुश पर्वत की बात करें या फिर क्या कहते हैं
खैबर दर्रे की बात करें तो इन क्षेत्रों की बात इसमें जो है मतलब किया गया था। और मतलब वहां पर कुछ हमने पश्चिमी हिमालय की बात किया था, जिसमें मुजवन था, सिलवन था, अर्जित था और जो है सुसेन था। आज ऐसे पर्वतों के हमने अभी पश्चिमी क्षेत्र यानी ब्रह्मवर्त और जो है सप्त सैंधों के क्षेत्रों में किया था। लेकिन जैसे ये उत्तर वैदिक काल में आते हैं और उन पूर्वी हिमालय की तरफ जैसे जैसे अग्रसर होते हैं तो उनमें से कौन सा हिमालय था, वो कौन सा पर्वत था, उन पर्वतों का भी आप यहाँ पर हम जिक्र करेंगे। तो पर्वत वो कौन कौन से थे जो पूर्वी हिमालय में पाए गए, जिसको ऋग वैदिक उत्तर वैदिक काल में जो है इसका उल्लेख मिलता है। पूर्व वैदिक काल में पूर्वी हिमालय। दोस्तों हम एक एक करके पूरी के एक से एक घटनाओं को जो है आपके सामने पेश करेंगे। पूर्वी हिमालय वो कौन कौन से हिमालय थे जिसका उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जब उत्तर वैदिक काल में जो तक आए और वहां पर जो है किन हिमालयों का वर्णन किया, तो उसमें जो है 2-3 हिमालय की बात है, जिसमें मैनाक है, क्रौंच है और त्रिकुट। वो 3 हिमालय पर्वत हैं जिसका उल्लेख है, मैनाक का उल्लेख है, दूसरा है क्रौंच का उल्लेख है और तीसरा है कुक्कद का उल्लेख मिलता है। यानी कुक्कद का जो है त्रिकुट यहाँ पर त्रिकुट का उल्लेख मिलता है। यानी ये पूर्वी हिमालय में जो है 3 पर्वतों का जो उल्लेख जो है कहाँ मिलता है, उत्तर वैदिक काल में। यानी उत्तर वैदिक काल में तक आते आते जो है इन क्षेत्रों तक जो है यानी आर्य लोग आ चुके थे। अब आइए यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं किस प्रकार से जो है उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में जो है किन किन चीजों का परिवर्तन होता है। उन परिवर्तनों से ही आपका जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इसे 2 पार्ट में हम करके देखते हैं। वो 2 पार्ट हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। इधर एक पार्ट हम देखेंगे यहाँ पर, इसमें हम देखेंगे पूर्व वैदिक काल और यहाँ देखेंगे हम उत्तर वैदिक काल। यानी पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल। अब हमने सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि राजनीतिक जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन होता है उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए जन, हमने जन की चर्चा की, यानी जन शब्द का प्रयोग किया। तो जन का प्रयोग जो है अगर इसके पहले हम थोड़ा सा तो जन का जो राजा हुआ करता था, यानी यहाँ पर पूर्व वैदिक काल में देखें अगर राजा की बात करें तो राजा जो है इस जन का मालिक हुआ करता था। ये जन छोटे छोटे कबीलों में हुआ करते थे। इस प्रकार से एक बड़ा कबीला नहीं, बड़ा राजा नहीं माना जाता था। यहाँ पर जो जन थे, यहाँ के जो राजा थे वो वंशानुगत थे, लेकिन इस प्रकार के नहीं थे कि उनमें क्षेत्रता की बात आते। उनमें बात क्या थी, वो जो है रक्त से संबंधित कबीला है, वो लोग जो है इनको चुनते थे। तो यहाँ पर पूर्व वैदिक काल में आप जन की बात करते हैं, लेकिन यही जन कन्वर्ट होकर जो है जन से आपका जो है जनपद बनता है। यानी जहां पर छोटे छोटे कबीले सामने आते थे, वहीं पर अब जो है ये जनपद जो है छोटे छोटे जनपद में परिवर्तित हुए। जैसे हम अगर उदाहरण बात करें तो यहाँ पर आपको बताएंगे
कि अगर देखें तो यहाँ पर काशी जनपद की बात करेंगे, यहाँ पर जो है आप अंग जनपद की बात करें, यहाँ पर मगध जनपद की बात करें, यहाँ पर पांचाल जनपद की बात करें, यहाँ पर कुरुवन जनपद की बात करें, यहाँ और भी बहुत से अनेक जनपद हैं जिसकी यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। तो इस प्रकार से जो है जनपद यानी कई जन मिलकर क्या बन गए, जनपद में बन गए। यानी यहाँ जो जनपद बना वो जो है कैसे बना, वो कई जन मिलकर, याद रखिएगा, कई जन मिलकर ये क्या बन गए, जनपद बन गए। सपोज करिए उदाहरण हम आपको बताते हैं, जैसे कहते हैं कि कई ग्राम, ठीक है, कई ग्राम जो है मिलकर आज के वर्तमान के परिपेक्ष में अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, उसको एक तहसील का रूप देते हैं, ठीक है। वो तहसील जो है कई तहसील से मिलकर जो है वो तहसील क्या बन जाता है, एक जो है जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट बन जाता है, जिला बन जाता है। और कई जिले मिलकर जो है क्या बन जाते हैं, एक जो है प्रदेश बन जाता है, बनता है ना। और कई प्रदेश मिलकर जो है एक राष्ट्र बनता है, या एक जो है क्या कहते हैं, संप्रभुता संपन्न राष्ट्र बनता है, संप्रभुता राज्य बन जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से सेम कंडीशन जो है आपका जो है ऋग वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में जो है परिवर्तन यहाँ पर दिखाई देने लगता है। आइए, तो ये जन जो थे वो जन कई कबीलों से मिलकर बने हुए थे। तो ये जो राजपाट करते थे, ये जो है इनके इस जन को सहायता देने के लिए, सलाह देने के लिए क्या रखते थे, मंत्रिणा यानी मंत्रीगण इसको कहते हैं, या मंत्रिणा कह लिखते हैं, मंत्रिणा यानी जिससे जो है मंत्रिणा या मंत्री भी कह सकते हैं, इसको मंत्री भी कह सकते हैं। तो ये अपनी सहायता करने के लिए, अपनी सहायता के लिए कई मंत्रियों का गठन किए थे, यानी कई ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों का गठन किए थे, कई ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति वहां थे जो बुद्धि विवेक से भी जो है इनकी सहायता करते थे। यानी जो राजा थे, जो मानसिक राजा यहाँ होते थे, उन राजा को जो है यहाँ पर सहायता करते थे। तो आगे चलकर यही मंत्री जो है क्या बन जाते हैं, रत्नी। यानी यहाँ का जो जन है, यहाँ का जो राजा बनता है, वो राजा क्या, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ का जो राजा था, अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ का राजा जो है अस्थाई था, ठीक है। लेकिन यहाँ का जो राजा हुआ करता था, ये अस्थाई रूप लेने लगा था, अस्थाई रूप राजा, ठीक है। राजा जो है वो क्या लिया था, अस्थाई रूप लेने लगा था। और ये अस्थाई रूप जो है जब राजा की जो है आवश्यकता होती थी, यानी अस्थाई रूप, ठीक है, राजा की अपनी आवश्यकताओं के लिए जो है ये क्या रखते थे, ये रत्नीन रखते थे, रत्नीन, ठीक है। जो रत्नीन ऐसे हुआ करते थे, जो 12 रत्नियों का जो है उल्लेख मिलता है, जो उत्तर वैदिक काल में आप इसको देखेंगे। चलिए ठीक है, यहां तक हमने देखा कि उन्होंने मंत्री रखते थे, वगैरह वगैरह रखते थे। यहां पर जो है कबीले जो है, यानी कबीलाई राज था, तो कबीलाई राज में जो जन थे यानी राजा थे, अस्थाई थे, तो ये जो है क्या करते थे, जो है यहाँ पर आप बलि का भी उल्लेख देखते हैं, बलि यानी क्या है कि कबीले को चलाने के लिए, राजपाट को चलाने के लिए जो है कुछ जो है स्वेच्छा के रूप में, यहाँ लिखेंगे स्वेच्छा से दिया गया दान, ठीक है। यहां पर कोई कर नहीं दिखती, यहां पर कोई अस्थायी कर व्यवस्था नहीं दिखती है, कहां पर, पूर्व वैदिक काल में। लेकिन वहीं पर अगर उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो यहां पर जो है एक अस्थायी कर की व्यवस्था यहां पर सामने आ जाती है। तो यहां पर जो कर व्यवस्था थी, यहां पर आप नोट कर सकते हैं, बलि जो होता है भाग, बलि माने भाग होता है, बलि का अर्थ होता है भाग अर्थात कर अर्थात वे जो कर दिया करते थे, आम जनता जो दिया करते थे, क्योंकि यहाँ के जो राजा हुआ करते थे वो जो है उनकी सुरक्षा करने के लिए दायित्व पर देते थे। यानी उस कबीले के में रहने वाले जितने लोग हैं उनकी गायों की सुरक्षा करने के लिए, यानी यहाँ के राजा जो एक दूसरे से लड़ा करते थे, एक कबीले दूसरे कबीले से लड़ा करते थे, वो जो कबीले हुआ करते थे वो गाय को प्राप्त करने के लिए लड़ते थे, जिसके कारण जो है इनकी सुरक्षा के लिए, यानी जब इनकी सुरक्षा की जाती थी, आम जन की सुरक्षा की जाती थी, तो ऐसे में जो आम जन थे वो अपने हिस्से के, यानी अपने उपजाऊ
उपज के हिस्से में से कुछ जो है अपनी स्वेच्छा से, कोई दबाव नहीं था, कोई राजा का कोई दबाव भी नहीं था कि नहीं हमें इतना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपनी स्वेच्छा से जो है कुछ दान दे दिया करते थे। वहीं पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो यहाँ पर कर व्यवस्था जो थी वो जो है कर व्यवस्था अस्थायी हो गई थी। कर व्यवस्था अस्थायी हुई और वह कितना भाग था, 1/6 भाग लिया जाने लगा। क्योंकि जब ये जनपद के रूप में सामने आते हैं तो इनकी सुरक्षा व्यवस्था भी जो है उसी हिसाब होने लगी, यानी राजा भी अस्थायी होने लगा। आगे चलकर हम उसके बारे में बताएंगे भी, सेनानियां भी होने लगी, सेनाएं बड़ी बड़ी हुआ करते थे। लेकिन यहाँ की जो सेना थी वो सेना जो एक कबीलाई सेना हुआ करते थे। ये कुछ दिन के लिए रहते थे, लूट मार करके जो पाते थे वहां पर उनका जो है एक दूसरे को जो है बांट लिया करते थे। आगे अब देखिए, राजा के ऊपर दबाव रखने के लिए, यानी राजा को कंट्रोल से बाहर न चला जाए, ऐसे में जो है 3 समितियों का गठन किया गया था। तीन समितियों का गठन, 3 समितियां गठन की गई थी। जो ये समितियां इस राजा का चुनाव करती थी, ठीक है। तो ये समितियां कौन कौन सी थी? सभा, नंबर 1 सभा, नंबर 2 समिति, सभा, समिति और विदत, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में जो है कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो ऋग्वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में जो है जो समितियां गठन की गई थी वो 3 थी। कौन कौन से थी? वो सभा थी, समिति थी और जो है विदत थी। वहीं पर जो है ये राजा, यानी जो ये समितियां गठन की गई थी, चाहे सभा हो, समिति हो, विदत हो, और ये तीनों समितियां मिलकर जो है राजा का चुनाव, सभा के द्वारा राजा का चुनाव किया जाता था। इनके ऊपर जो है, राजा के ऊपर जो है क्या होता था, इनका दबाव हुआ करता था। ये जो है अपनी मर्जी के अनुसार जो है कोई इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो समितियां गठन की गई थी, यहाँ पर जो संस्थाएं थी, समितियां अर्थात ये संस्थाएं जो थी जिसके आधार पे कार्य करते थे, ये संस्थाएं निष्प्रभावी हो गई, ठीक है। यानी जो समितियां गठित की गई थी, सभा, समिति और विदत, वो जो है धीरे धीरे क्या हो गई, निष्प्रभावी हो गई। वहां पर सबसे ज्यादा जो कार्य रूप में सामने आते हैं वो रत्नी आते हैं, और रत्नी के आने के पश्चात ये संस्थाएं जो है निष्प्रभावी धीरे धीरे होने लगती हैं। आइए इसको डिटेल से जानें। जन अर्थात यहां पर हम थोड़ा सा फिर से जाते हैं, ये इसे फिर से देखें और भी इसके बारे में थोड़ा सा जानें। क्या है जन, समझते चले। जो है जन जो होता था वो कबीलों में विभक्त था, ठीक है। जन जो होता था, हमने अभी ऊपर चर्चा भी किया था, कबीलों में विभक्त था, ठीक है। जन जो था वो कबीलों में विभक्त था, तो इसीलिए जो है इनको जनस्य गोपा भी कहा जाता है, अर्थात लोगों की सुरक्षा। जनस्य गोपा अर्थात इनको जनस्य गोपा कहा गया। किसको? जन को कहा गया। जन मतलब राजा को कहा गया, तो जनस्य गोपा अर्थात जो है लोगों की सुरक्षा व्यवस्था करते थे, इसलिए जो है इनको क्या कहा गया, जनस्य गोपा कहा गया, ठीक है। क्यों कि गोपत अर्थात गायों की सुरक्षा भी करते थे ये, इन्हें गोपत भी कहा जाता था। गोपत अर्थात गायों की सुरक्षा भी करते थे, ठीक है। क्योंकि इनका कबीलाई जीवन में जो है सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कबीले के रूप में छोटे छोटे जो राजा थे, ये राजा एक कबीले दूसरे कबीले पर आक्रमण करते थे। हमने अभी चर्चा किया था, शुरू में चर्चा किया था कि आर्य लोग कई दिशा से आए थे,
कहीं ईरान से आए थे, कहीं मध्य एशिया से आए थे। तो इनसे आए, कोई पहले आ गया, कोई बाद में आया। इनसे बीच में जो झगड़े हुआ करते थे, आपस में लड़ा करते थे, तो गाय के रूप में जो है सबसे ज़्यादा जो है लड़ा करते थे। अच्छा, उसके बाद आप जो सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था थी, आगे चल के इसकी चर्चा करेंगे हम। तो जन का जो उल्लेख है ऋग्वेदिक काल में वो कितनी बार हुआ है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे। जन का उल्लेख जन का जो उल्लेख हुआ है वो 275 बार हुआ है। 275 बार कहाँ उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में। यानी ऋग्वेद में जो है ऋग्वेद में जो है 275 बार जो है इसका उल्लेख मिलता है। वहीं पर जन के बाद क्या आता है? जन के बाद यानी विष आता है। विष यानी जन से कई जनों को मिलाकर विष बनता है, और विष का जो राजा हुआ करता था उसे विषामपति भी कहा जाता था। विषामपति जिषामपद का जो उल्लेख है ऋग्वेद में जो है वो 175 बार मिलता है। 175 बार जो है उल्लेख, 175 बार उल्लेख है। ठीक है, किसमें उल्लेख है? ऋग्वेद में जो है विष का जो है उल्लेख मिलता है। उसके बाद आइए देखते हैं ग्राम का प्रमुख किसे कहा जाता था? ग्रामपति कहा जाता था। ठीक है, ग्राम का जो मुखिया हुआ करता था वो ग्रामपति हुआ करता था। ग्रामपति, ठीक है, ग्राम का मुखिया ग्रामपति हुआ करता था। और उसी प्रकार से कुलों, यानी ग्राम किसमें विभक्त था? देखिए, जन जो है विष में विभक्त था, और विष जो है ग्राम में विभक्त था, और वे ग्राम जो है कुलों में विभक्त था, छोटे छोटे कुलों में विभक्त था। तो इसे कुलों कहा जाता था। अब कुलों में जो रहा करते थे उनका संबंध कैसा हुआ करता था? वो इनका संबंध रक्त संबंध हुआ करता था, यानी इनका रक्त एक समान हुआ करता था, रक्त संबंध। ठीक है, रक्त संबंध होता थे। और सबसे छोटी इकाई, सबसे बड़ी इकाई पूर्ववैदिक काल में अगर देखें तो सबसे बड़ी इकाई इसको कहते थे। सबसे बड़ी इकाई, ठीक है, सबसे बड़ी इकाई जन। सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो सबसे छोटी इकाई जो है ग्रह थी, या पूरा कहा जाता है, कुल कहा जाता था। इसको सबसे छोटी इकाई ग्रह कहा जाता था या कुल कहा जाता था। इसके प्रमुख को क्या कहा जाता है? इसको प्रमुख को कहा जाता है ग्रहपति या कुलापति। ठीक है, ग्रहपति या कुलापति भी जो है इसको कहते थे। और इस प्रकार से जो है ग्राम, और इस प्रकार से जो है सबसे छोटी इकाई जो आपको मिलती है, सबसे छोटी इकाई ग्रहपति थी। तो सबसे बड़ी पूर्ववैदिक काल में सबसे बड़ी जो इकाई हुआ करती थी वह जो है जन थी। जन का उल्लेख 275 बार। वहीं पर ये कबीले के रूप में विभाजित थे। कौन? जन जो है कई कबीले के रूप में विभाजित थे। और उसके बाद यह जन जो है जनस गोपा के नाम से भी जाना जाता था, गोपथ के नाम से भी जाता था, क्योंकि गायों की सुरक्षा करते थे। जन जो है विष में परिवर्तित था, और विष जो है का प्रमुख जो हुआ करता था इसको विषामपति कहा जाता था। और विष जो है ग्राम में, विष कई छोटे छोटे ग्रामों में विभक्त थे, और ये ग्राम को ग्रामपति कहा जाता था। ग्राम कई कुलों में विभक्त था, जिसका रक्त संबंध से हुआ करता था। और यह कुल जो है ग्रहों से विभक्त था, यानी सबसे छोटी इकाई जो थी वह जो है ग्रह थी। तो यहाँ पर हमने जो दिखाया कि ग्राम जो है कुलों में विभक्त था, और कुल जो है सबसे छोटी इकाई है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और इसके बारे में आप लोग जरूर लिखें, आप लोग कमेंट जरूर लिखें। कमेंट से ही हम लोगों को उत्साह मिलता है, हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी चीज़ें और आपको प्रदान कर सकें। और इस वीडियो को जो है शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन को दबाएं, और जो है सब्सक्राइब भी साथ साथ करें। बहुत बहुत धन्यवाद।